अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लैरिटी। व्हाट इज़ क्लैरिटी? क्लैरिटी क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, कि ऐसी खासियत कि आप क्लियर हैं अपनी बात पर। जो भी आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ है, वाज़िया है और दूसरे बंदे को समझ आ रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोहेरेंट। कोहेरेंट से मुराद है कि एक बात जो भी आप कर रहे हैं वो पिछली वाली से रिलेटेड होनी चाहिए। कुछ लोगों की बातें रिलेटेड नहीं होती, कुछ लोगों की बातें, पिछली वाली बात बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और दूसरी वाली बात बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। बात हो रही होती है मसला कश्मीर की और कुछ देर के बाद बात हो रही होती है मसला अंडे वाला बर्गर या जिंगर बर्गर। कैसे? ऐसे। उम्मीद है कि आप लोग ऐसी हरकतें नहीं करेंगे और कोहेरेंट रहेंगे, अपनी बात पर कायम रहेंगे। जो पिछली बात है उसी से ही रिलेटेड होनी चाहिए दूसरी बात। और इंटेलिजिबल, मैच्योर टॉक, कि आप मैच्योर तरीके से बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं सर्टेन और डेफिनिट, यानी कि क्लियर। हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद है क्लैरिटी इन बिजनेस कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एम्फसाइज। एम्फसाइज से मुराद है कि किसी चीज़ पर जोर देना। आपने किसी चीज़, अगर आपको कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर रहना, उस पॉइंट के इर्द गिर्द रहना। यानी कि एक बाउंड्री आपके पास क्रिएट है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, एक पॉइंट के इर्द गिर्द रहना। आपकी जो भी कन्वर्सेशन है वो एक पॉइंट से रिलेटेड होगी। पर्सनल लाइफ में हमारी डिस्कशन कहाँ से कहाँ निकल जाती है। वेले लोग होते हैं तो फिर वो कहते हैं यार और कुछ है नहीं तो बात ही कर लेते, तो वो बातें कहीं से कहीं निकल जाती हैं। लेकिन जो बिज़नेस जहाँ पर मीटिंग्स हैं वो वेले नहीं हैं, उनको वहीं तक रखिए, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। ठीक है। यहाँ पर इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि टोटल क्लैरिटी हो जाती है ऑफ थॉट्स, आइडियाज़, इन्हेंस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। इससे जो है मैसेज इन्हेंस हो जाता है, इसका मीनिंग लोगों को अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाती है। सेकंड, चूज़ एग्जैक्ट, कंक्रीट, फेमिलियर एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स। कंक्रीट मीन्स डेफिनेट वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए। यूज़ सिंपल एंड वेल नोन वर्ड्स। समटाइम्स लोग अपने इंप्रेशन झाड़ने के लिए बड़े मुश्किल मुश्किल वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। वो तो रहे दोस्तों के सामने इंप्रेशन झाड़ना, लेकिन अगर आपको पता है कि दूसरे बंदे, अगर आपने वाकई में कम्युनिकेट करना और अपनी बात दूसरे को समझानी है तो कोशिश कीजिए कि वेल नोन वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो आपको लगता है कि दूसरे बंदे को मालूम है। ठीक है। अगर तो दूसरे बंदे को बहुत हाई फाई इंग्लिश आती है तो आप ठीक है, आप लगे हुए हो। लेकिन अगर किसी बंदे का आपको कुछ आइडिया हो ही जाता है तो आप उसके लिए वेल नोन वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। स्टेट योर पर्पस क्लियरली। अपना जो भी मकसद है उसको क्लियरली रखिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे बंदे के दिमाग में कुछ और इमेज जा रही है, आप जो वो बोलना चाह रहे हो वो दूसरा कुछ और समझ रहा है। तो आपने बिल्कुल क्लियर कट अपना बताना है कि मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा पॉइंट है, उसी के इर्द गिर्द जाना है। कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ। कि इफेक्टिव सेंटेंस होने चाहिए और पैराग्राफ्स। ठीक है। किस तरीके से, चाहे वो फिर आप लिख रहे हो चाहे वो आप बोल रहे हो। ठीक है। लेंथ तकरीबन जो है वो 15 to 20 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है। 15 to 20 वर्ड्स आपके जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हो या लिख रहे हो उसमें मौजूद होने चाहिए। इंडिकेटिवली का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो यूनिटी, वन मेन आइडिया पर पैराग्राफ। अगर आप एक पैराग्राफ है तो उसमें वन मेन आइडिया होना चाहिए। ठीक है। दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। वो पैराग्राफ एक ही नुक्ते के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है कोहेरेंस। व्हाट इज कोहेरेंस? यानी कि स्टे क्लियरली एंड बी केयरफुल अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। स्टे क्लियरली, अपनी बात को बिल्कुल क्लियर रखिए। बिल्कुल पिछली वाली बात आपकी अगली वाली बात से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है। आपकी अगली वाली बात बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा बंदा समझने में बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए।
एम्फसाइज क्लियर ऑन अ सिंगल मैसेज, आपका एक मैसेज होना चाहिए, डिस्कशन है उसमें आपका एक क्लियर मैसेज है। ऐसा नहीं है कि वो मैसेज आप बार बार चेंज कर रहे हो, आप कुछ और दूसरे बंदे को कंफ्यूज कर रहे हो। अक्सर लोग जब बात स्टार्ट करते हैं अपना क्लियर कट बात तो कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोल्ड होना शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में जाकर वो फिर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने पॉइंट पर। तो दूसरा बंदा भी कंफ्यूज हो रहा है, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो। तो अपना एक क्लियर कट मैसेज है कि मैं ये चाहता हूँ, वो सामने रखिए अपनी कन्वर्सेशन में। क्लियर मैसेज मेक इंटरप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगा क्लियर मैसेज कि दूसरा बंदा ये चाहता है, फिर वो जो अगर सेकंड पार्टी फिर वो आपसे उस तरीके से बात करेगी। ठीक है, क्लियर मैसेज स्टिमुलेट द रेसिपिएंट इनटू द एक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर मैसेज है तो फिर ही जो रिसीवर है, जो भी रेसिपिएंट है, वो उस तरीके से एक्ट करेगा। अगर उसको बात समझ ही नहीं आई तो वो क्यों एक्ट करेगा? राइट, ये बात तो सही है ना। अगर उसको समझ आएगी तो ही वो एक्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं एक्ट करेगा। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लोजेस जो है ये आपको आगे इलस्ट्रेशन में है, वहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी, सो डोंट गेट कंफ्यूज। एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन, कुछ रूल्स हैं यहाँ पर जो आपको बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो कुछ लॉन्ग वर्ड्स हैं, ठीक है, देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन लॉन्गर वर्ड्स और शॉर्टर वर्ड्स, तो आप हमेशा शॉर्टर वर्जन इस्तेमाल कीजिए, जिससे जो आपकी कन्वर्सेशन है वो प्रिसाइज होगी, वो जामिया होगी। ठीक है, एंड यूज़ सिनोनिम्स इंस्टेड ऑफ लेटेंट टर्म्स। अब आप कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी और लैंग्वेज में होते हैं, तो कोशिश कीजिए उनकी आप सिनोनिम्स इस्तेमाल करें ताकि लोगों को समझ आ सके जो आपकी बात समझना चाह रहा है। मेन मकसद तो आपका समझाना है, इम्प्रेशन फ़िलहाल झाड़ने से कुछ नहीं होने वाला, मेन आपका समझाना है। अब समझाते समझाते इम्प्रेशन झाड़ा जाए तो ठीक है, जिस तरीके से हमने पीछे पढ़ा था, पीछे हम लोगों ने करेक्टनेस वगैरह पढ़ी थी ना, जिसमें हम लोग परसेंटेजेस में बात कर रहे थे, हम नंबर्स में बता रहे थे, जिससे इम्प्रेशन भी जा रहा था, लेकिन ये बात भी है कि दूसरे बंदा समझ भी रहा था, ज़्यादा अच्छे से समझ रहा था। ठीक है, बनिस्बत अगर हम थोड़ा और ज़्यादा की बात करें। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो आप पीछे जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। यूज़ इंग्लिश रदर देन फॉरेन इक्विवेलेंट्स, आपने इंग्लिश इस्तेमाल करनी है बनिस्बत, आपको फ्रेंच भी आती है, लैटिन भी आती है, सब कुछ आता है। आपको दूसरे बंदे को ये नहीं बताना कि आप कितने 30 मार खान हैं, उसको पता है आप बहुत ज़्यादा हैं, उसको पता है, आप टेंशन ना लें। लेकिन आपको फ़ॉरेन जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए, जबकि इंग्लिश वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ पर एक चार्ट आपको दिया गया है कि क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। मतलब आप आफ्टर ये इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट इस्तेमाल ना कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ ना इस्तेमाल कीजिए। ये पूरा चार्ट है, ये आप देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर आप एक पढ़ें ये लाइन कि साइबर क्राइम बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द कंप्यूटर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस पर्सनल इंफॉर्मेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, इस वाली लाइन में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम नीचे बात करें तो साइबर क्राइम इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द कंप्यूटर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस पर्सनल इंफॉर्मेशन। इससे क्या हो रहा है कि साइबर क्राइम, आपको प्रॉपर बात समझ आ रही है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज तब आता है जब कोई भी कंजंक्शन आती है, एंड बिकॉज, ये सब कुछ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सेकंड क्लॉज है, मेन क्लॉज तो ये है फर्स्ट साइबर क्राइम से रिलेटेड, जो सेकंड क्लॉज है वो कहाँ पर लग रही है, आपका सेंटेंस किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब चीज़ें आपकी जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो तभी ये चीज़ें आती हैं। सो ट्राई टू प्रैक्टिस, इनको अभी से ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर मुझे बताइए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और जाते जाते अगर खुदा ने ज़िंदगी दी और ज़िंदगी ने थोड़ी और मोहलत दी तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।